हाँ जी, क्या हाल है बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग आप सभी को। सर क्या ये अफवाह सच है कि नीट में अब एग्जाम में 200 क्वेश्चंस नहीं 180 क्वेश्चंस आएंगे? बेटा, जब तक कुछ वेरीफाई ना हो जाए, जब तक कोई स्टेटमेंट ना आ जाए एनटीए की तरफ से, तो सब कुछ अफवाह ही है ना। और ये कूटने वाले जो हैं व्यूज के लिए क्या क्या कूट देते हैं, अफवाह बना देते हैं और जाने क्या क्या बना देते हैं। और तुम जैसे बांगड़ू लाल जो है बस इसी अफवाह ही अफवाह में बस घूमते रहते हैं। शिवानी शुक्ला वहां पर है ना, सर्च कर लेना और वहां पर देखो क्वेश्चंस को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में व्हाइट कलर के फ्लावर एलील को डोमिनेंट रेड द्वारा दबाया जाता है। क्या, कौन है भाई ये आप? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दबाया जाता है? पूरा पढ़ा दिया आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और अब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। कौन हो भाई आप? हैं, क्या बताया था आपको? ऑल्टर्ड जीन कुछ बताया था, रूपांतरित जीन कुछ बताया था। तो जो प्रभावी जीन जो था उसका अप्रभावी जीन से कोई लेना देना नहीं है। बस ये था कि प्रभावी जीन जो है वो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हो रहा था। बताया तो था बेटा। हाँ जी, चलो जी, आइए बेटा। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, और इसमें हम आनुवंशिक विकार की बात कर रहे थे। 2 प्रकार के होते हैं, गुणसूत्रीय विकार, मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार में हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर ये 2 पढ़े थे, हीमोफीलिया, वर्णनता। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ये दोनों के दोनों जो थे वो एक्स लिंगी प्रभावी रोग थे। कैसे रोग थे? एक्स लिंगी प्रभावी रोग थे। अब बात करते हैं अलिंगी अप्रभावी रोगों की। अलिंगी अप्रभावी रोग में सबसे पहले क्या आता है? दराती कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया देख लिया था, इसके ये जीनोटाइप देख लिए थे। वर्णनता देख ली थी, इसका जीनोटाइप देख लिए थे। ये वाले क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। ये 4 क्वेश्चन थे, ये हम लोगों ने परसों के लेक्चर में कर लिए थे। कल लेक्चर नहीं लिया था और बोला था 24 वाला 14 और 15 लेक्चर देखकर आने के लिए। आज शायद आप लोगों ने, हाँ जी, हाँ जी सर, दराती नहीं है, दात्री है। अच्छा, दराती है। भोंदूलाल, गांव में कभी दराती यूज में ली है? कैसी होती है दराती? इस तरीके से होती है। इसी वजह से हमारी आरबीसी की शेप इस तरीके से हो जाती है। दात्री। आइए, दराती कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया जो है उसमें होता क्या है? नॉर्मल हमारी जो आरबीसी जो होती है वो इस तरह की होती है। नॉर्मल हमारी आरबीसी इस शेप की होती है, लेकिन इस रोग में कैसी हो जाती है? इस शेप की हो जाती है। ये वाली जो शेप जो आप देख रहे हो, अब ये वाली शेप को हम हास्याकार भी बोलते हैं। ये हंसने वाली आकृति होती है। या आप लोगों ने फसल कटती है जब, तो फसल को काटने के लिए हम दराती यूज में लेते हैं या हासिया यूज में लेते हैं, है ना? है ना? क्या बोलते हैं उसको? हासिया भी बोल देते हैं, दराती भी बोल देते हैं, या इस कंडीशन को हम हास्याकार भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये शेप कैसी होती है? हंसने वाली होती है, इस तरीके से। ठीक है। सो कुल मिला के यहां पर शेप जो है आरबीसी की क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बात आ रही है? क्या दिक्कत है भाई साहब? कोई दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं? यार एक तो ना तुम लोग है ना ये वीडियो देखकर आ जाते हो, कुछ मैडमों की और कुछ सर की, है ना, कि सेक्शन बी हट गया है और सेक्शन बी हट गया है और ये हट गया और वो हट गया है। मेरे को ये समझ में नहीं आता है। क्या कोई नोटिफिकेशन आया है? कोई नोटिफिकेशन आया एनटीए की तरफ से? आया है कोई नोटिफिकेशन? मुझे बताओ, कोई नोटिफिकेशन आया? किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है? आया है तो बताओ। नहीं आया ना? जब नहीं आया तो ऐसे लोगों की ऐसी फर्जी न्यूज देखकर
क्या साबित कर रहे हो तुम कि तुम भी फर्जी हो? हैं? ये नोटिफिकेशन नीट के लिए आया है क्या? नहीं सर, ये नोटिफिकेशन किसके लिए आया है? जेई के लिए आया है। तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, आएगा तो पता लग जाएगा। बेटा देखो, इतने समझदार बनो आप, थोड़ा समझदारी से काम लो, ठीक है? अगर आएगा ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप सबको पता लग जाएगा, ठीक है? थोड़ा प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर जो है ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, है ना कोई मैडम प्रिडिक्ट कर सकती है फ्यूचर को। जो होएगा प्रेजेंट में होएगा और बता दिया जाएगा। प्लीज अभी फुल फोकस के साथ में पढ़ाई पर अपना फोकस करो, नहीं तो इतनी चीज भी याद रखना, जिनका सिलेक्शन होने वाला है वो इन चीजों पर उनको कोई असर नहीं पड़ता है। ये जो 90% बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो बस आलतू फालतू की चीजों पर ज्यादा ध्यान होता है, जिस चीज पर ध्यान होना चाहिए उस पर चीज पर ध्यान नहीं होता है ना? और ये 90% बच्चे हर साल इन्हीं सारी चीजों की वजह से और पीछे खिसकते जाते हैं, ठीक है? तो आइए बेटा, दराती कोशिका अरक्तता, जिसमें दराती जो होती है यानी सिकल शेप हो जाती है। कौन? आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? इस तरीके से सिकल शेप का हो जाता है। किसका? आरबीसी का। बात करते हैं ये सिकल शेप का क्यों हो जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है। अगर आप गौर से देखेंगे, यहां पर जूम करके देखेंगे तो नॉर्मल आरबीसी जो होती है, नॉर्मल आरबीसी ये हमारी रक्त नलिका है। ये क्या जा रही थी? हमारी रक्त नलिका जा रही थी। अब ये रक्त नलिका शाखित हो जाती है तो ये आरबीसी जो है इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। लेकिन अगर आरबीसी की शेप ऐसी हो जाए, कैसी हो जाए? दराती टाइप की हो जाए, तो क्या वो यहां पर अटक सकती है? और अगर अटक गई तो क्या वहां पर वो जो फ्लो जो होगा ब्लड का वो धीमे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो पर्टिकुलरली आरबीसी की आकृति में परिवर्तन के कारण रक्त का संवहन जो है वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। किसमें? इस रोग में जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या इतनी सी लाइन आपको समझ में आई? क्या यहां पर ये सिकल शेप दिखाई दे रही है? ये नॉर्मल शेप है हमारी आरबीसी की, ये कैसी हो गई है? सिकल शेप की हो गई है। ये नॉर्मल शेप, ये सिकल शेप। ये नॉर्मल दिख रही है, ये सिकल शेप दिख रही है। डिफरेंस दिखाई दे रहा है तुमको इसमें? डिफरेंस दिखाई दे रहा है इसमें? नॉर्मल शेप और सिकल शेप में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, सर ये तो समझ में आ गया कि आरबीसी की शेप चेंज हो रही है और आरबीसी की शेप चेंज होने के कारण ये ऐसी शेप की हो जाती है और इस शेप के कारण कहीं ना कहीं जहां पर शाखित हो रही है रक्त नलिकाएं वहां पर ये अटक सकती है और अटकने के कारण कहीं ना कहीं रक्त का फ्लो जो है वो थोड़ा सा क्या हो सकता है? धीमा हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल। अब इससे संबंधित कुछ बिंदु यहां पर लिखे हुए थे जो यहां पर अभी हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले की बात आ रही है, सर ये सिकल शेप हो क्यों रही है? रीजन क्या है? तो बहुत सीधा सा रीजन है। आप जानते हैं आपकी आरबीसी में कौन मिलता है? सर आरबीसी के अंदर, एक आरबीसी के अंदर कौन मिलता है? सर हीमोग्लोबिन मिलता है। एक आरबीसी में लगभग 2.8 मिलियन क्या पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर नहीं बताई है तो याद रखना। 2.8 मिलियन क्या पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, यानी 28 लाख के आसपास क्या पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसमें? एक आरबीसी में। अब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर अगर आपको याद आ रही हो तो उसके अंदर क्या मिल रहा था? सर लोहा मिल रहा था और उस लोहे के साथ साथ क्या मिल रहा था? सर उस लोहे के साथ साथ वहां पर क्या मिल रही थी? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन मिल रही थी, अगर आपको याद आ रही हो। 2 क्या मिल रही थी? सर अल्फा, और 2 क्या मिल रही थी? बीटा चेन मिल रही थी। याद आ रही है? 2 क्या थी? अल्फा, और 2 क्या थी? बीटा चेन मिल रही थी। ये सब कुछ याद है आप सभी को? याद है ना? अब ये जो हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन आपको दिखाई दे रहा है, इस हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। बेटा ये अल्फा चेन बनाने के लिए, अल्फा चेन बनाने के लिए जो जीन जो होते हैं वो कहां पर मिलते हैं? वो मिलते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पर। क्या? ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए जो जीन मिलते हैं वो किस पर मिलते हैं? गुणसूत्र 16 पर मिलते हैं। और बीटा चेन बनाने के लिए जो जीन जो मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं? वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर मिलते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? मैंने कहा वो जीन जो गुणसूत्र 11 पर मिल रहे हैं वो आगे जाकर क्या बनाएंगे? सर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे।
वो जीन जो गुणसूत्र 16 पर मिल रहे वो आगे चलकर क्या बनाएंगे, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब दोस्त इस तरीके से ये एक चेन है और इस चेन पर क्या पाए जा रहे हैं सर, इस चेन पर अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं गुरु, यहां पर अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं और ये अमीनो एसिड जो है इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जैवाणु चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। अब मान लेते ये कौन है, ये हमारी बीटा चेन है। कौन सी चेन है गुरु, ये हमारी बीटा चेन है। और ये बीटा चेन जो थी, ये बीटा चेन जो है इस पर क्या मिल रहे हैं, अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। यहां पर जो अमीनो एसिड जो मिल रहे थे वो कौन से थे, आपको नाम याद रखना है अभी, वेल, हिस, ल्यू, थ्रो, प्रो, ग्लू, ग्लू, बस यही पोजीशन तक आपने याद रखना है। रविंद्र मौर्य पढ़ लेने तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं तेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 क्या मिल रहे हैं यहां पर, ये अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये 7 पोजीशन तक आपको याद रखने हैं। क्या मिल रहे हैं, ये अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। कौन सी चेन है जनाब, ये बीटा चेन है। अब ये जो बीटा चेन है इसके 6th पोजीशन पर कौन मिल रहा है सर, ग्लूटामिक एसिड मिल रहा है। कुछ उत्परिवर्तन होता है, बिंदु उत्परिवर्तन होता है, किसमें, इस जीन में। ये जो जीन जो कहां पर मिल रहे थे, वो जीन जो कहां पर मिल रहे थे, क्रोमोसोम नंबर 11 पर मिल रहे थे, वहां पर म्यूटेशन होता है। वहां पर क्या होता है, म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, और कैसा बिंदु उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहां पर 6th पोजीशन पर, इस बीटा चेन की 6th पोजीशन पर जो अमीनो एसिड मिल रहे थे उसमें ये वाला जो अमीनो एसिड जो था पर्टिकुलरली, ये हो जाता है चेंज। और यहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह, सॉरी मैंने 7 दिखा दिया, 6th वाला जो अमीनो एसिड जो होता है ये हो जाता है चेंज, ठीक है। और यहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। कौन आ जाता है गुरु, यहां पर वेलिन आ जाता है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड जो था, जो 6th पोजीशन पर अमीनो एसिड मिल रहा था, उसकी जगह क्या आ जाता है सर, यहां पर वेलिन आ जाता है 6th पोजीशन पर। क्यों आ गया, क्योंकि म्यूटेशन हुआ। क्यों, क्योंकि उत्परिवर्तन हुआ। और मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं, ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसको आप डिटेल में और समझेंगे अगले चैप्टर में, जो मैंने आपको उस बैच में भी बताया था जो पिछले साल था, और कब अच्छे से और समझ में आया था, जब अगला चैप्टर आया था वंशागति का आणविक आधार, जहां पर कोडोन्स की बात करी थी, तो वहां पर और अच्छे से समझ में आता है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, GAG, GUG, CTC, CAC, ये और अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है जी, ये और अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये जो दराती कोशिका रक्तता जो है, सिकल सेल एनीमिया जो है, ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी जस्ट डायरेक्टली याद रखना है कि इस कंडीशन में हो क्या रहा है सर, आरबीसी की शेप जो है वो चेंज हो रही है। कैसी हो रही है सर, वो इस तरीके से दराती शेप की हो रही है। क्यों हो रही है सर, वो रीजन हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आरबीसी के अंदर क्या मिलता है सर, हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन जो थी, उस बीटा चेन में 6th पोजीशन पर जो एक अमीनो एसिड मिल रहा था, कौन सा, ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह वेलिन हो गया। वेलिन के कारण क्या होएगा, वेलिन के कारण, जैसे यहां पर वेलिन आ गया 6th पोजीशन पर, मात्र इतना सा चेंज हुआ है। क्या, ग्लूटामिक एसिड की जगह 6th पोजीशन पर कोई दूसरा अमीनो एसिड आ गया। कौन सा आ गया, वेलिन। वेलिन के कारण क्या होएगा, ये जो चेन जो है, ध्यान से सुनना, ये चेन क्या करती है सर, ये हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन करता क्या है सर, ये जो हीमोग्लोबिन अगर आपको याद आ रहा हो, ये हीमोग्लोबिन जो है इसके टोटल कितने भाग है सर, 4 भाग हैं। अगर आप लॉजिकली देखें टोटल इसके कितने भाग है सर, 4 भाग हैं। और प्रत्येक भाग जो है, उस भाग से कौन जुड़ता है सर, प्रत्येक भाग से आकर जुड़ता है ऑक्सीजन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मेरे भाई, एक हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन जुड़ती है सर, एक हीमोग्लोबिन जो होता है, ये एक हीमोग्लोबिन है जिसके टोटल 4 भाग है, प्रत्येक भाग से ऑक्सीजन जुड़ती है। तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन का संवहन करता है।
मैंने कहा बिल्कुल करता है। अब हमने बोला कि भैया जीन में आ गया चेंज, और उस जीन में चेंज के कारण यहां पर क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया सर, वेलिन आ गया। सिर्फ मामूली से इतने से चेंज से क्या होएगा, यहां पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगी। किससे, इस बीटा चेंज से। सिर्फ इतना सा चेंज आ गया कि गुरु यहां पर 6th पोजीशन पर जो अमीनो एसिड मिलना था उसकी जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड आ गया है। क्यों आ गया, क्योंकि म्यूटेशन हुआ है, चेंज हुआ है जीन में। फाइनली जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी, ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी, जब कोई चीज नहीं जुड़ेगी रानी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि क्लास को ना देखकर आना। बोला था ना रानी चौरसिया, बोला था रानी चौरसिया कि क्लास को एक बार देखकर आने के लिए बोला था। सर ये लाल रंग के होते हैं, सर ये नीले रंग का होता है। एक तो इसका नंबर निकाल के दो मेरे को, इसका मैं इससे आज बात करूंगा। हाँ जी, क्या बोला मैंने यहां पर, ये हमारी आरबीसी जो है इस शेप की हो रही है। क्यों हो रही है, मैंने बोला इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था, उस हीमोग्लोबिन जो था, उस हीमोग्लोबिन के अंदर 4 भाग हैं, प्रत्येक भाग से ऑक्सीजन जुड़ रही है। इस भाग में अल्फा पॉलीपेप्टाइड, इसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड, इसमें बीटा। हमने बोला कि भाई कोई चेंज आया है जिसकी वजह से, कैसा चेंज आया कि ये जो बीटा चेंज जो थी इसकी 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया है। क्या आ गया है, वेलिन आ गया है 6th पोजीशन पर। अब इस वेलिन के कारण इस बीटा चेन में क्या आया है, चेंज आया, और इस चेंज के कारण ऑक्सीजन यहां पर जुड़ नहीं पाएगी। अब जरा सोचिए, अगर ऑक्सीजन यहां पर जुड़ नहीं पाएगी, ऑक्सीजन यहां पर जुड़ नहीं पाएगी, यहां तो जुड़ पाएगी, हाँ सर यहां तो जुड़ रही है, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ नहीं पाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगी, अब आप मुझे बताइएगा, आपके पास बहुत सारा पैसा है, सडनली आपके पास अगर पैसा कम हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं कम हो गया, या आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, या आप उसको पाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड जो है गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड को छोड़कर चली गई, तो वो कहेगा हाँ जाओ, उसको वापस से पाने की कोशिश करेगा। या एक मियां बीवी है, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, वो उसने बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुमको छोड़कर जा रहे, तो उसको पाने की कोशिश करेगा ना कि वापस से आए ना। तो बस वही कंसेप्ट है कि यहां पर जब ऑक्सीजन नहीं होएगी, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और इसका काम क्या था, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन का संवहन कराना। जब ऑक्सीजन नहीं होएगी इन दोनों के पास, तो ये क्या करेंगे सर, ये फैलेंगे, ऑक्सीजन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और जब ऑक्सीजन को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो भैया 28 लाख हीमोग्लोबिन है अंदर। कौन है, 28 लाख हीमोग्लोबिन है एक आरबीसी में। सोच, एक आरबीसी में 28 लाख हीमोग्लोबिन है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन का ये आधा भाग जो है, उसके पास ऑक्सीजन जब नहीं जुड़ेगी तो वो हीमोग्लोबिन फैलेंगे, खींचकर लाने की कोशिश करेंगे, किसको, ऑक्सीजन को खींचने के लिए फैलेंगे, है ना, कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, इस तरीके से फैलेंगे, पॉलीमराइज्ड हो जाएंगे, यानी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जहां जहां से मिलती जा रही है वहां वहां पहुंचते जा रहे हैं। और ये फाइनली शेप जो है कैसी हो जाती है, ये इस चीज के कारण कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, क्योंकि कोई चीज फैल रही है, एक्सटेंड हो रही है। ये नॉर्मल ऐसी शेप थी, अब यहां पर ये चीज खिंच रही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को लेना है। अब ऑक्सीजन को लेना है तो इस वजह से ये आरबीसी ये धीरे धीरे इस तरीके से शेप की होती जा रही है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा खींचना है, लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ नहीं पा रही है। तो इस वजह से आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, क्या सिकल सेल इस परिस्थिति में, थोड़ा लॉजिक के साथ में आंसर देना, क्या इस परिस्थिति में आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती हुई दिखाई दे रही है, उसके गुण में कमी आती हुई दिखाई दे रही है? सोचो, क्या यहां पर हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती दिखाई दे रही है, या उसके गुण में गड़बड़ी आती हुई दिखाई दे रही है? समझ में आया क्वेश्चन सभी को? मात्रा हमने देखी यहां पर कि मात्रा कम हो गई या बढ़ गई, नहीं ना, हमने तो सीधी सी बात बोली कि भैया
यहां पर गुण खराब हो रहा है, सिकल शेप हो रही है, शेप चेंज हो रही है, यानी उसका लक्षण बदल रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर गुरु, ये जो सिकल सेल एनीमिया जो रोग जो होता है, इस रोग में आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। और सिकल शेप होने के कारण जरा सोचिए, जहां जहां पर रक्त नलिका शाखित हो रही है, वहां वहां पर ये सिकल शेप आरबीसी अगर अटक गई तो रक्त का प्रवाह आगे रुक जाएगा। और रक्त का प्रवाह अगर आगे रुक गया तो हमारी कोशिकाओं के पास रक्त जो ऑक्सीजन को लेकर जाने वाला था, पोषणीय पदार्थ को लेकर जाने वाला था, क्या उसकी पूर्ति हो पाएगी? नहीं सर। हमारी ऊतकों तक रक्त जब नहीं आगे जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? अरक्तता हो गई है। समझना, ये वर्ड और ये वर्ड, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये किस चीज को बता रहा है? शेप चेंज को। ये किस चीज को बता रहा है? अगर शेप चेंज हो गई तो हो सकता है आरबीसी यहां पर एकत्रित हो जाए, और हो सकता है उसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो हमारे ऊतकों तक, ये नलिका जो है हमारे ऊतकों तक रक्त ना पहुंचाए। तो हम क्या बोलेंगे? भैया रक्त हमारे ऊतकों तक नहीं पहुंच रहा है, इस वजह से क्या आ गई है? अरक्तता आ गई है। अरक्तता को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। इसी के लिए हम क्या बोलेंगे? दराती कोशिका अरक्तता या दात्र कोशिका अरक्तता, इसको हम दात्र भी बोलते हैं। डन, मीनिंग समझ में आया? क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो ये कैसा रोग है? अलिंगी अप्रभावी रोग है, ये याद रखना था बेटा। यहां पर इस रोग में क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके 6th पोजीशन पर जो अमीनो एसिड है वो क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। कैसा हो गया? ग्लूटामिक एसिड से कैसा हो गया है? वेलिन हो गया है। किस कारण हो गया है? बिंदु उत्परिवर्तन के कारण हो गया है। कौन सा बिंदु उत्परिवर्तन है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, जब हम कोडोन्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, बीटा चेन की जीन गुणसूत्र कौन से पर मिल रही थी? 11वें पर मिलती है। और अल्फा की किस पर मिल रही थी? 16वें पर मिल रही थी। याद रखना, अल्फा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी क्रोमोसोम नंबर 16 पर मिलती है, और बीटा की किस पर मिलती है? क्रोमोसोम नंबर 11 पर मिलती है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? सर सिकल सेल एनीमिया में मलेरिया नहीं होता है क्या? देखो दोस्त, यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं दोस्त, अगर तू ध्यान से पढ़ता तो तेरे को ये चीज समझ में आ जाती। सिकल सेल एनीमिया में शेप कैसी हो रही है? सिकल शेप हो रही है, ये चीज समझ में आ गई। आरबीसी की शेप कैसी हो रही है? सिकल शेप हो रही है। आरबी कैसी होती जाएगी? आरबीसी कैसी होती जाएगी? कठोर और दृढ़ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है उसके अंदर। आरबीसी धीमा रक्त संचारण करेगी। ऑब्वियस ही बात है, रक्त का संचरण क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। जहां जहां अटक जाएगी, जहां जहां अटक जाएगी वहां वहां पर धीमा हो जाएगा। नेक्स्ट, जहां जहां धीमा होता जाएगा वहां वहां रक्त की पूर्ति नहीं होगी। रक्त की पूर्ति नहीं होगी तो वो अंग जो होंगे, जहां पर वो रक्त पहुंचने वाला था, वो अंग डिसफंक्शनल हो जाएंगे, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। यानी अंग जो है वो अक्रिय हो जाएंगे। जहां पर वो रक्त जाने वाला था वो रक्त नहीं पहुंचेगा तो हमारे अंग जो है वो निष्क्रिय पड़ते जाएंगे। आरबीसी का जीवन काल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर पाएगा, आरबीसी का काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है जब कोई चीज सामान्य नहीं रहेगी तो उसका जीवन काल भी क्या हो जाएगा? अल्प आयु का हो जाएगा। आरबीसी की मृत्यु दर में, आरबीसी की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाएगी। यानी जब आरबीसी का जीवन काल कम होता जाएगा तो उसकी मृत्यु दर में वृद्धि हो जाएगी, और बॉडी में क्या आ जाएगी? एनीमिया आ जाएगी, और बॉडी की सेल्स, ऊतकों तक भी क्या हो जाएगी? रक्त की कमी हो जाएगी। ये वाला बिंदु बस समझ में नहीं आता, बाकी बिंदु नॉर्मल से है यहां पर। मलेरिया के लिए प्रतिरोधकता। सर मलेरिया के लिए प्रतिरोधकता का मतलब क्या है यहां पर? आप मुझे बताइए, क्या सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी प्रभावित हो रही है? हाँ सर, हो रही है। अब एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए, मलेरिया का परजीवी जो था प्लाज्मोडियम, उसको अपना जीवन काल पूरा करने के लिए क्या आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का उपभोग करना था या नहीं करना था? करना था। कोई अवस्था थी, कोई मीरोजोइट, अगर याद आ रही हो? याद आ रही है? मीरोजोइट जो थे वो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन प्रोटीन जो था, अमीनो एसिड जो थे, उनको तोड़कर अवशोषण करते हैं, है ना, भोजन के रूप में। जरा सोचिएगा यहां पर,
दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, आरबीसी की शेप चेंज हो रही है। आरबीसी की अगर शेप चेंज होगी, वो दृढ़ होती जाएगी, कठोर होती जाएगी, तो वो परजीवी की एंट्रेंस के लिए आरबीसी के अंदर अवरोध का कार्य करेगी। और आरबीसी के अंदर जब प्लाज्मोडियम नहीं जा पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जीवन काल जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा सोचिए, जीवन काल में आरबीसी के अंदर उसको गैमेटोसाइट नहीं बनाने थे, युग्मक जनक नहीं बनाने थे, याद आ रहे हैं? तो युग्मक जनक नहीं बना पाएगा, जब नहीं बना पाएगा तो उसका जीवन काल अधूरा हो जाएगा। जीवन काल अधूरा हो जाएगा तो मलेरिया नहीं होएगा दोस्त, सीधी सी बात है। तो याद करिए, मलेरिया के सिम्टम्स क्या थे? हीमोजोइन निकलना था। हाँ सर, हीमोजोइन निकल पाएगा? जब हीमोजोइन नहीं निकलेगा तो ठिठुरन भी नहीं होएगी, शिवरिंग नहीं होएगी, ज्वर नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है प्लाज्मोडियम अपना जीवन काल पूरा ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जिन व्यक्तियों को सिकल सेल एनीमिया है उनको मलेरिया के सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है, अब ये ज्यादातर साउथ अफ्रीका में होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ज्यादातर सिकल सेल एनीमिया के केस मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से वहां पर के जो लोग जो होते हैं वो मलेरिया के खिलाफ ज्यादातर क्या दिखाते हैं? प्रतिरोधकता दिखाते हैं। ये सिंपल सा था सिकल सेल एनीमिया। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये क्वेश्चन देने से पहले एक चीज और बतानी थी, और वो ये, सिकल सेल एनीमिया में जीनोटाइप कैसे लिखे जाएंगे? देखिए, ये है HbA। ए का मतलब क्या है? यहां पर नॉर्मल कंडीशन है। ए मीन्स नॉर्मल कंडीशन, HbA मीन्स नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल यानी सामान्य है। व्यक्ति कैसा है? सामान्य है। अब वो नर भी हो सकता है, वो मादा भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो जीन जो आप देख रहे हो वो कौन से गुणसूत्र पर है? लिंगी पर है कि अलिंगी पर है? सर अलिंगी पर है। हो सकता वो कौन से पर है? सर वो हमारे 11वें गुणसूत्र पर है। अभी तूने देखा यहां पर कौन से गुणसूत्र पर है? बीटा चेन में खराबी हो रही है और जीन जो है वो 11वें गुणसूत्र पर है। तो मेरे भाई ये 11वां गुणसूत्र है जिस पर जीन है, और वो जीन को मैं HbA बोल रहा हूं। अगर HbA बोल रहा हूं तो कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं है। सर क्या ये घाता करोगे? बिल्कुल घाता करोगे दोस्त। हाँ जी सर जी, दूसरी आरबीसी पर प्लाज्मोडियम अटैक नहीं कर सकता? सारी आरबीसी हास्या जैसी थोड़ी हो जाएंगी। रुको, वेट करो एक सेकंड। सिद्धू जी, जैसे मुझे एक बात बताओ, मेरा जीनोटाइप ये है, यानी मेरे अंदर सिकल सेल एनीमिया नहीं है। अब मैंने बोला, दूसरी कंडीशन मैंने बोली है, सोचना, HbS। यहां पर S का मतलब क्या है? सिकल सेल एनीमिया। A नॉर्मल कंडीशन है, S मतलब सिकल सेल एनीमिया, यानी यहां पर व्यक्ति कैसा है? सर रोगी है। अब रोगी का मतलब क्या होएगा? जरा सोचिए, सारी की सारी आरबीसी सिकल शेप हो जाएंगी। याद रखना, यहां पर एक भी आरबीसी सामान्य नहीं रहेगी, सारी की सारी आरबीसी कैसी हो जाएंगी? सिकल शेप हो जाएंगी। तो ऐसे रोगी जो है वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी। ठीक है, तो ये क्या होएगा? रोगी होएगा। ठीक है जी, आई होप आपको सिद्धू जी आंसर मिल गया होगा। तीसरी कंडीशन देखिएगा बालक, तीसरी कंडीशन है HbS HbA या HbA HbS। अब सोचिएगा इस कंडीशन में, ऑल आरबीसी? यस, ऑल आरबीसी। हाँ जी, इस कंडीशन में मुझे बताइए, क्या व्यक्ति रोगी है? अगर लेक्चर देखकर आए हो तो वैसे तो आंसर आता है आपको, जानते हो, फिर भी मैंने कहा था लेक्चर देखकर आने के लिए, अगर देखकर आयोगे तो आंसर दे दोगे। क्या होएगा? सर ये होगा तो सामान्य, लेकिन क्या होएगा? ये वाहक होएगा। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों के अंदर आरबीसी का एक मेजर पार्ट जो होएगा वो कैसा होएगा? अपनी नॉर्मल शेप का होएगा। नॉर्मल शेप वाली आरबीसी ज्यादा होंगी, कुछ आरबीसी आपकी सिकल शेप भी होंगी। शायद अगर आपको याद आ रहा हो, क्या
कि ये जो है ये अपनी प्रभाविता दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। मैक्सिमम आरबीसी इस व्यक्ति के अंदर कैसी होंगी, नॉर्मल शेप की होंगी, यानी ये व्यक्ति के अंदर नॉर्मली फंक्शंस होंगे, बिल्कुल होंगे। नॉर्मल ये आरबीसी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। लेकिन जरा सोच, इस जीन के कारण कुछ आरबीसी हमारी हास्याकार भी तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यानी अब जरा सोचिए, ये कंडीशन अगर मेरे अंदर हो तो इस कंडीशन को क्या मैं विषम युग्मजी बोलूंगा? कॉमन सेंस लगाओ। क्या ये समयुग्मजी है, विषम युग्म? सर ये वाली समयुग्मजी है, ये वाली समयुग्मजी है, ये तो विषम युग्मजी है। मैंने कहा, और विषम युग्मजी अवस्था में दोनों जीन जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। और ये वाला जो था ये तो अप्रभावी जीन था, ये प्रभावी जीन है। प्रभावी जीन के कारण प्रभाविता ज्यादा है, अप्रभावी जीन के अंदर कहीं ना कहीं म्यूटेशन के कारण थोड़ी सी अप्रभाविता के कारण ये भी अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। अब जरा सोचो, दोनों लक्षण अगर अभिव्यक्त हो रहे, जिसमें से ये ज्यादा हो रहा है, कंपैरेटिवली ये कम हो रहा है, लेकिन हो तो दोनों ही रहे हैं, तो जरा सोचिए क्या ये कंडीशन सह प्रभाविता का उदाहरण है? सर जी कल का लेक्चर पूरा नहीं है, ओनली 20 मिनट का है। मेरा ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, प्लीज मुझे माफ करना। डॉक्टर गागर जी, मेरा सिर फट रहा है बहुत गंदा वाला। क्या ये एक सह प्रभाविता का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? सह प्रभाविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? ये सह प्रभाविता का, को डोमिनेंस का। ठीक है, डन, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको दिया भी था, आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा उस लेक्चर में। अभी मेरे सामने कर सकते हो इसको? सर कल का लेक्चर 20 मिनट का है। इस भोंदूलाल को ये तक नहीं पता कि उस 20 मिनट में मैंने क्या बोला है, क्या किया है। कोई मतलब नहीं है इनको। आप इनके आगे चीख लो, चिल्ला लो, इनको बोल दो, इनके पल्ले नहीं पड़ती है बातें। नहीं मिलेगा मनोज कुमार, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, बैठे रहो तुम। तबीयत खराब है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। मेरे को ये दवाई दे देना बस खोल के। हाँ बस यही खोल के रख देना दवाई। पानी है। हाँ जी, सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया था बेटा? सभी ने कर लिया था ये वाला क्वेश्चन? चाय नहीं आई क्या? फिर दी नहीं है? जुकाम है, चाय दे दे यार, रखी है। उससे कॉफी कह देना, एक बार कॉफी दे दे। हेलो 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 हेलो, अभी आवाज आ रही है? सॉरी, मैंने गलती से माइक ऑफ कर दिया था। हाँ जी, सॉरी, गलती से म्यूट हो गया था। माथा ना बिल्कुल खराब हुआ पड़ा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है दिमाग में। हाँ जी, मैंने बोला कि दोस्त ये जो है क्वेश्चन जो था ये बहुत जबरदस्त था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप में से कईयों ने लेक्चर देख लिया होगा, इस वजह से यही का यही क्वेश्चन था। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है या जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को करेंगे उनका वास्तव में माथा घूम जाता है ये क्वेश्चन करने के बाद में। आई नो आपने लेक्चर देख लिया, इस वजह से क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। एक वर्णंत स्त्री है, स्त्री कैसी है? वर्णंत है। वर्णनता का जीन जो था वो किस पर था? एक्स गुणसूत्र पर था। और स्त्री है तो एक्स एक्स गुणसूत्र, और स्त्री कैसी है? वर्णंत है, यानी कलर ब्लाइंडनेस है, यानी दोनों जीन खराब हैं, दोनों पर सीसी कर दिया मैंने।
और सिकल सेल एनीमिया के लिए वाहक है। अब सिकल सेल एनीमिया के लिए अगर वाहक है तो हम बनाएंगे गुणसूत्र 11वां, और वाहक लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे सर, HbS और HbA। तो हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं सर, HbS HbA। ये था। इस स्त्री से उत्पन्न ऐसे युग्मकों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों रोग के त्रुटिपूर्ण अलील हों। अब यहां पर पूछा था कि बताओ इससे युग्मक कौन कौन से बनेंगे। पहले तो सोचिए इससे युग्मक कौन कौन से बनेंगे दोस्त। ये हमारा XX गुणसूत्र है और ये हमारा 11वां गुणसूत्र है। अब यहां से हम जानते हैं कि भैया यहां से जो अंडाणु बनेगा उस अंडाणु के अंदर इस समजात जोड़ी में से और इस समजात जोड़ी में से एक यहां से आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। अब कौन आ सकता है सर, एक तो ये आ सकता है। मैंने कहा यस बिल्कुल आ सकता है। ये क्या हुआ, बिल्कुल आ सकता है। मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है। और एक इधर से ये आ सकता है। मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है। ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली इसके साथ में ये आ सकता है। मैंने कहा ये भी आ सकता है। दो ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों गुणसूत्र सेम है, दोनों पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। तो यहां से तो युग्मक के अंदर इन दोनों में से एक जाएगा तो सेम ही होएगा। भाई एक युग्मक है जिसके अंदर ये गया और एक युग्मक है जिसके अंदर ये गया, कंडीशन तो सेम ही है ना, अलग थोड़ी ना है, कंडीशन तो सेम है। अब इस युग्मक के अंदर ये गया तो HbS और इसके अंदर ये गया तो HbA। अब HB अगर इधर चला जाएगा तो बात तो वही होगी। तो दो ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के बनेंगे। अब पूछा था कि बताओ कितने प्रतिशत युग्मकों में दोनों रोग के एलील हैं। सर दोनों रोग के एलील दो प्रकार के युग्मक हैं। ये एलील जो था ये भी गड़बड़ है, ये एलील भी गड़बड़ है। यहां पर इसमें गड़बड़ी थी, ये ठीक है। यानी 50% जो युग्मक हैं उनमें क्या है, गड़बड़ी है। बस इतना सा क्वेश्चन था, है ना, कर लिया था सभी ने। ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था आप सभी ने, समझ आ गई। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन कर लिया आपने, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था सभी ने। एक वर्धंत पुरुष सिकल सेल एनीमिया के लिए भी वाहक है। एक वर्धंत पुरुष है, पुरुष की बात कर रखी है और वो वाहक है, HbS HB है। इस पुरुष में उत्पन्न ऐसे युग्मकों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए जिसमें से दोनों रोग के लिए त्रुटिपूर्ण अलील होंगे। अब इसमें क्या होएगा, XY गुणसूत्र होएगा। अब आपसे पूछा है कि बताओ इससे जो युग्मक बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। सर एक युग्मक होएगा जिसमें HbS जाएगा, एक युग्मक होएगा जिसमें HbA जाएगा, है ना। ऐसे युग्मकों की प्रतिशत जिसमें दोनों रोग के लिए त्रुटिपूर्ण अलील हो। दोनों रोग हैं, एक वर्ण। अच्छा पुरुष की बात कर रखी है, पुरुष के अंदर वर्णनता कर रखी है, पुरुष के अंदर वर्णनता है। तो भैया यहां से 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब 4 प्रकार के कौन कौन से बनेंगे भैया, HbS के साथ ये X गुणसूत्र वाला आएगा और HbA के साथ Y गुणसूत्र वाला आ गया। HbS के साथ Y गुणसूत्र वाला आ गया और HbA के साथ X गुणसूत्र वाला आ गया। अब ये X गुणसूत्र पर है, ये X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। टोटल 4 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं यहाँ पर। अब आपसे पूछा था कि बताओ कितने में गड़बड़ी है। भैया यहाँ पर आपसे पूछा है दोनों रोग के लिए गड़बड़ी पूछी है ना, दोनों रोग के लिए। भैया यहाँ पर इसमें एक में जीन में गड़बड़ी थी, यहाँ पर गड़बड़ी एक में है, इसमें नहीं है। यहाँ पर इस दोनों में गड़बड़ी है, यानी 25% आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा सभी का आ गया होगा। सर ए क्यों लगा रहे हैं, वो तो अप्रभावित रोग है ना सर, हैं? क्या शिवानी शुक्ला ए क्यों लगा रहे हो? ये ए मीन्स ऑटोसोम, जो नॉर्मल ऑटोसोम है। यहां पर जो ऑटोसोम जो था उसमें सिकल सेल एनीमिया का जीन है, इस वजह से गड़बड़ी आ गई। ठीक है, कहीं आप सोचो सर ए लगा दिया
और अप्रभावी को हम इंग्लिश में लिखेंगे अप्रभावी। बेटा व्हाट्सअप नहीं खेलना है ना, व्हाट्सअप की लैंग्वेज में नहीं चलना है ना बेटा, है ना। व्हाट्सअप में खेलते हो अप्रभावी को हम इस लैंग्वेज में लिख देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना अप्रभावी को हम कैपिटल ए से दिखाएंगे। ए का मतलब यहां पर ऑटोसोम था कि वो ऑटोसोम, वो गुणसूत्र जिस पर नॉर्मल जीन मिल रहा है, वो ऑटोसोम जिस पर नॉर्मल जीन मिल रहा है, वो ऑटोसोम जिस पर जीन में गड़बड़ी आ गई है, सिकल सेल एनीमिया की। ठीक है, चल इसके बाद अगला रोग आता है फिनाइल कीटोनूरिया। बेटा फिनाइल कीटोनूरिया बहुत सीधी सी बात हमारी एनसीईआरटी में बता रखी है भैया, ये वो रोग होता है जो भी इस रोग में क्या होता है, बहुत सीधा सीधा ये अगर आपको याद आ रहा हो, ये फिनाइल कीटोनूरिया ये रोग कहीं ना कहीं और भी आया था। अगर आपको याद आ रहा हो प्लियोट्रोपिक जीन। सर एनसीईआरटी में सिस्टिक फाइब्रोसिस समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा ना तेरे को। पहले मेरे को ये बता, ये फिनाइल कीटोनूरिया पढ़ा था हमने कहीं पर, क्या ये प्लियोट्रोपिक जीन पर आया था, बहुजीनी वंशागति में आया था या बहु प्रभाविता में आया था? बताइए मुझे। वेल डन ओम प्रकाश मीणा, वेरी गुड। बहुजीनी वंशागति में आया था कि बहु प्रभाविता में आया था? बहुजीनी वंशागति में आया था कि बहु प्रभाविता में आया था? सर मानव जनन में आया था है ना। अंजलि राठौड़ बहुजीनी वंशागति में आया था ना, है ना। हाँ बेटा, है ना, बहुजीनी वंशज, है ना अंजलि राठौड़। तो बेटा ये हमने किस में पढ़ा था, बहु प्रभाविता में पढ़ा था, जहां पर कई सारे प्रभाव पैदा हो रहे थे एक जीन में गड़बड़ी के कारण, यानी एक जीन जो कई सारे लक्षणों को रेगुलेट करता है, ऐसे को हमने क्या बोला था, प्लियोट्रोपिक जीन बोला था, और इस प्रक्रिया को हमने बहु प्रभाविता बोला था। आई होप आपको चीज याद होगी। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 2-3 बच्चे हैं लल्लू लाल है, बिल्कुल भूल जाते हैं। चल भूला मत करो बांगड़ुओं, छोटे छोटे बांगड़ू। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या था भैया, एक अमीनो एसिड था जो दूसरा अमीनो एसिड में बदलता था, जिसका नाम था फिनाइल एलानीन, जो किसमें बदलता है, टायरोसिन में, और बदलने का काम एक एंजाइम करता था जिसका नाम था फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। क्या ये वर्ड याद है आपको? फिनाइल एलानीन जो होता है ये हमें नॉर्मल भोजनीय पदार्थों से मिलता है, जो भी हम फल फ्रूट जो भी चीज खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट जो भी हम खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट नहीं, प्लांट प्रोडक्ट, जो हम प्लांट बेस्ड चीजें जो खाते हैं, है ना, जैसे रोटी हो गई है, सब्जियां हो गई हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट है। तो उनसे हमें क्या मिलता है, एक अमीनो एसिड मिलता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानीन। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। और ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज क्या कर रहा था सर, ये फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में बदलता था। फिर ये टायरोसिन जो था ये हमारे नॉर्मल बॉडी के प्रोटीन्स बनाने के लिए चाहिए था, मेलानिन बनाने के लिए चाहिए होता है, केराटिन बनाने के लिए चाहिए होता है, डोपामिन बनाने के लिए चाहिए होता है, इन सारी चीजों के लिए चाहिए होता है। अब अगर इस जीन में, वो जीन जो ये एंजाइम बना रहा था, उस जीन में गड़बड़ी हो जाएगी तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये चीजें नहीं बनेंगी, ये चीजें नहीं बनेंगी, तो भाई कई सारे लक्षण आएंगे। यही लक्षण किसके थे, इस रोग के थे जिसका नाम था फिनाइल कीटोनूरिया। सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें, याद आ रहा है ना, सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसमें। बताइए अब यहां पर क्या हुआ, वो जीन में गड़बड़ी आई, वो जीन में गड़बड़ी आई, जो जीन ये बना रहा था, वो जीन खराब होएगा तो जनाब, वो एकल जीन जो खराब होएगा तो उसके कारण ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो गुरु क्या हो जाएगा, जरा सोचो, याद करिए लक्षण क्या क्या याद आ रहे हैं आपको। याद आ रहा है, त्वचा में रंजकता आ जाएगी, याद आ रहा है, मानसिक संतुलन जो है या मंदता आ जाएगी, मंद हो जाएगा, मानसिकता क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, याद आ रहा है। बाल जो होंगे वो उनका निर्माण नहीं हो पाएगा क्योंकि केराटिन प्रोटीन नहीं होएगी, मानसिक मंदन हो जाएगा। ये सारे लक्षण अगर आपको याद आ रहे हैं तो बेसिक चीज जो है याद रखने वाली है क्या, फिनाइल कीटोनूरिया किसका एग्जाम्पल है, बहु प्रभाविता का भी एग्जाम्पल है। और फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो याद रखना एक अलिंगी अप्रभावी रोग है। ये 2 बिंदु कतई दिमाग से मत निकाल देना, याद रखना, ठीक है जी। ये एक जन्मजात उपापचय त्रुटि होती है जो अलिंगी क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागति प्रदर्शित करती है। यानी ये कैसा रोग होता है, जन्मजात रोग होएगा,
क्योंकि इस रोग में एक गुणसूत्र है, अलिंगी गुणसूत्र है, जिस पर वो जीन खराब हो जाएगा, जो आगे चलकर क्या बना रहा था, एक एंजाइम बना रहा था जिसका नाम था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलानिन अमीनो अम्ल को किस में बदलता है, टायरोसिन में बदलने का कार्य करता है। उस एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे फिनाइल एलानिन शरीर में क्या होने लग जाता है। अब जरा सोचिए, अगर ये इसमें नहीं बदलेगा तो कौन हमारे शरीर में बढ़ता जाएगा? कौन हमारे शरीर में बढ़ता जाएगा? सर फिनाइल एलानिन हमारे शरीर में क्या होता जाएगा जुल्फी शेख? बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा हमारे शरीर में? फिनाइल एलानिन हमारे बॉडी में क्या होता जाएगा? एकत्रित होता जाएगा। क्यों एकत्रित होता जा रहा है जुल्फी शेख? क्यों एकत्रित होता जा रहा है जुल्फी शेख? क्यों? क्योंकि ये बदल नहीं पा रहा है। किसमें नहीं बदल पा रहा है सर? टायरोसिन में नहीं बदल पा रहा है। जब टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा तो ये हमारे शरीर में अगर बढ़ता जाएगा तो हमारा शरीर इसको एक दूसरे फॉर्म में बदलेगा। किसमें? फिनाइल पायरुविक एसिड में बदलेगा। क्या सर समझ में नहीं आया? वापस से सुन। मैंने कहा मेरे बॉडी में ये बना, कहां से आया ये? मैंने जो खाना खाया, जो प्लांट प्रोडक्ट खाया वहां से। ये किस में बदलेगा सर? इसमें बदलेगा। बदलने के लिए कौन था सर? ये एंजाइम था। ये एंजाइम नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इस एंजाइम को बनाने वाला जीन जो है वो खराब हो गया। वो जीन जो अप्रभावी जीन है, जो कहां पर है? अलिंगी गुणसूत्र पर है, उसमें खराबी आ गई, जिसकी वजह से ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो ये इसमें बदलेगा नहीं। ये इसमें नहीं बदलेगा, इट मीन्स ये हमारे शरीर में बढ़ता जाएगा। अब ये हमारे शरीर में बढ़ता जाएगा तो हमारा शरीर क्या करेगा? इसको एक दूसरे फॉर्म में बदलेगा, एक दूसरे रूप में बदलेगा और उसको मूत्र के द्वारा निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, तो इसका दूसरे रूप में बदला जाएगा। किसमें? फिनाइल एलानीन। किसमें बदला हमने इसको? फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल दिया। किसमें बदल दिया? फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल दिया। और फिनाइल पायरुविक एसिड को हम क्या कर देते हैं? मूत्र के साथ क्या कर देते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है जी। तो फिनाइल पायरुविक एसिड जो बना है उसको हम यूरिन के साथ बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, मानसिक दुर्बलता क्यों आ जाएगी? क्योंकि कई सारे रीजन है बेटा। सोचो, ये डोपामिन आपको याद आ रहा है? ये डोपामिन, क्या ये डोपामिन याद आ रहा है? डोपामिन ये कोई हार्मोन था? क्या ये एक न्यूरोट्रांसमीटर था? क्या एक न्यूरोट्रांसमीटर था? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर था? न्यूरोस्टिमुलेटर था कि इनहिबिटर था? तंत्रिका उत्प्रेरक था कि संदमक था? याद आ रहा है? एक संदमक था जिसका नाम क्या था? गाबा। एक मैंने आपको बताया था गाबा, एक डोपामिन बताया था। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? तो जरा सोचिए, डोपामिन क्या करता है? सर ये तंत्रिकाओं से संदेश को जाने से रोकता है। अब डोपामिन में अगर कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तंत्रिकीय मानसिक दुर्बलता नहीं आ जाएगी? सोचिए, मेंटली वो व्यक्ति रिटार्डेड नहीं हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र कंट्रोल कर पाएगा, मतलब तंत्र की नियंत्रण प्रॉपरली हो पाएगा, तंत्र की संतुलन प्रॉपरली हो पाएगा उसके अंदर? जब ये हार्मोन की गड़बड़ी हो जाएगी, मेलानिन की गड़बड़ी हो जाएगी तो त्वचा में रंजकता आएगी, केराटिन की कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बालों में क्या वो ठोसपन रहेगा, गिर जाएंगे सारे के सारे। और भी शरीर के प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? टायरोसिन चाहिए होता है। तो कई सारे इसके लक्षण होते हैं किसके? फिनाइल कीटोनूरिया के। तो ये सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई थी जो आपने याद रखनी है कि फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो फिनाइल एलानिन को किस में बदला जाएगा, ये जरूर याद रखना। कई बच्चे ये भूल जाते हैं, फिनाइल पायरुविक एसिड में बदला जाता है और ये फिनाइल पायरुविक एसिड को हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता, इसको मूत्र के द्वारा क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। ये था हमारा कौन सा रोग सर? अलिंगी अप्रभावी रोग, जिसका नाम था फिनाइल कीटोनूरिया। तीसरा लास्ट जो रोग है मेंडलीय विकार में, लास्ट रोग जो है, पांचवा जो है वो है थैलेसीमिया। और अलिंगी अप्रभावी रोग में लास्ट तीसरा रोग है कौन सा है? थैलेसीमिया। हाँ जी, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों में क्या फर्क है अभी आने वाला है समझना। देखिए, थैलेसीमिया में सेम टू सेम जो अभी अभी आपने आरबीसी पढ़ी थी, उस आरबीसी के अंदर क्या थे सर? हीमोग्लोबिन थे। मैंने कहा यस बेटा, आरबीसी के अंदर कौन थे? हीमोग्लोबिन थे। उस हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन बनाने के लिए जीन्स कहां पर थे सर? अल्फा चेन बनाने के लिए
जीन कहां पर मिल रहे थे सर? अल्फा चेन बनाने के लिए जीन मिल रहे थे 11वें गुणसूत्र पर, बीटा चेन बनाने के लिए जीन सॉरी अल्फा चेन बनाने के लिए मिल रहे थे 16वें गुणसूत्र पर, बीटा चेन बनाने के लिए किस पर मिल रहे थे? 16वें। सर गाबा संदेश जाने से रोकता है? हाँ, न्यूरो इनहिबिटर होता है। गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये जो होते हैं आपके न्यूरो इनहिबिटर होते हैं। हाँ जी, तो जीन्स कौन से थे सर? 16वें गुणसूत्र पर जीन थे, 11वें गुणसूत्र पर जीन थे जो बीटा चेन बनाएंगे, जो अल्फा चेन बनाएंगे। ठीक है जी, ओके सर। अब सर हमारी बुक में सारे अप्रभावी रोक दिए हैं। हाँ जी शिवानी जी, सारे अप्रभावी रोक दिए हैं बेटा, कोई प्रभावी रोग नहीं दिया हमारे कोर्स में, इसलिए अच्छी बात है। सीधा सीधा याद रखने कि जितने हमारी एनसीईआरटी में मेंडलीय विकार है सारे के सारे अप्रभावी है, कोई प्रभावी दिया ही नहीं है। अच्छी बात है ना, कंफ्यूजन नहीं होएगा, सिंपल है। हम क्यों कॉम्प्लिकेट करें जब हमारे कोर्स में ही नहीं दिया है, तो जान पूछ के क्यों चाचा चौधरी बने? दे ही अप्रभावी रखे तो बस अपना मस्त रहो। अप्रभावी दे रखे 5, हाँ 5 में से 2 लिंगी है, 3 अलिंगी है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि दोस्त, अगर सोचना, अगर वो सारे के सारे जीन गड़बड़ी कर जाएं जो क्या बना रहे थे? अल्फा चेन बना रहे थे, तो पूरी की पूरी अल्फा चेन ही नहीं बने। सुनना, क्या बोला मैंने? मैंने कहा लोहा 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 लोहा, लोहा 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 लोहा। और क्या मिल रही थी सर यहां पर? ये मिल रही थी सर अल्फा, और ये मिल रही थी सर बीटा। ठीक, ओके सर। ये हमारी अल्फा, ये हमारी बीटा, अल्फा बीटा। अब मैंने कहा भाई साहब वो जीन में ही गड़बड़ी आ गई, उन सभी जीन में गड़बड़ी आ गई जो अल्फा चेन बना रहे थे। मैंने कहा अब अल्फा चेन बनी ही नहीं। उड़ी बाबा, क्या अल्फा चेन में गड़बड़ी आ गई? अल्फा चेन का निर्माण प्रॉपरली नहीं हुआ है सर। दिया है डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी दिया है। कहां दिया ओम प्रकाश? क्या एक्सप्लेन कर रखा है हमारी एनसीईआरटी ने मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को? हाँ जी, क्या बोला हमने? अल्फा चेन ही पूरी की पूरी नहीं बनी है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। और अगर 11वें जीन जो है वो गड़बड़ हो जाए, 11वें जीन में कुछ इस प्रकार से उत्परिवर्तन है कि बीटा चेन ना बने, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बीटा थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया जो था, क्या थैलेसीमिया में, ध्यान से सुनना, क्या थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की संरचना में फर्क आ रहा था, या उसके गुण में फर्क आ रहा था, या मात्रा में फर्क आ रहा था? जरा दिमाग लगाइए, यहां पर ये चेन नहीं बनेंगी, चेन नहीं बनेंगी। देवेंद्र आप है ना क्लासेस को बेटा स्टार्टिंग से देखो बेटा, आप है ना जैवणु चैप्टर को पहले देखो, फिर उसके बाद ऐसे प्रश्न उठाया करो। ठीक है बेटा? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा। फटाफट, यहां पर क्या गुण में खराबी आ रही है या मात्रा में गड़बड़ी हो रही है? सोचो, पहले बीटा चेन जो थी उसमें मान लो, बीटा चेन जो थी उसमें मान लो 141, 146 क्या है? अमीनो एसिड्स है। क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। अल्फा और बीटा चेन जो है उनमें एक में 141 अमीनो एसिड्स है और एक में 146 अमीनो एसिड्स है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जीन में इस प्रकार उत्परिवर्तन हो गया कि यहां पर 141 की जगह 120 अमीनो एसिड रह गए। तो अब जरा सोचिए, अमीनो एसिड की संख्या में कमी आ गई है ना। यहां पर 146 की जगह मान लो
कितने हो गए? 106 हो गए। तो अमीनो एसिड की नंबर में चेंज आ रहा है ना, तो कुल मिलाकर यहां पर नंबर में चेंज आ रहा है। तो क्या थैलेसीमिया में या तो अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया? क्वेश्चन कैसे आएगा? याद रखना, भूल मत जाना। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा अल्फा थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन से गुणसूत्र पर। भूल मत जाना, अल्फा के लिए ज्यादा, बीटा के लिए कम, यानी अल्फा के लिए 16, बीटा के लिए 11। याद रखना, ठीक है जी। तो यहां पर क्या ये एक मात्रात्मक रोग है या गुणात्मक रोग है? तो सर ये एक मात्रात्मक रोग है, जबकि सिकल सेल एनीमिया जो था वो एक गुणवत्ता वाला रोग था, जहां पर गुण खराब हो रहा था। तो वो बालक जो बार बार कह रहा था सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में बस इतना सा ही फर्क था। अगर लेक्चर देखकर आया होता तो तेरे को चीज समझ में आ जाती, लेकिन नहीं, हम नहीं देखकर आएंगे। तो नॉर्मली हमारी आरबीसी के अंदर नॉर्मल जो हमारी आरबीसी जो होती है उसका काउंट, और थैलेसीमिया में काउंट जो होता है, आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो आरबीसी निष्क्रिय होती जाएंगी, आरबीसी निष्क्रिय होती जाएंगी तो उनकी मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक अलिंगी अप्रभावी रोग होता है। इस विकार में हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबुलिन की किसी एक श्रृंखला पर या तो अल्फा या बीटा का संश्लेषण दर जो होता है उसमें कमी आ जाती है, या तो अल्फा चेन प्रॉपर नहीं बनेगी या बीटा चेन प्रॉपर नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा और रक्त अल्पता यानी एनीमिया आ जाती है। कौन सी कंडीशन हो जाती है? एनीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित होती है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला या बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो प्रभावित होती है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन। अल्फा थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन जो होता है वो कहां पर होता है? सर 16वें गुणसूत्र पर होता है, ठीक है, जिसको हम HbA1 या HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है जी। और बीटा थैलेसीमिया जो होता है उसके लिए क्रोमोसोम 11 पर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुल मिलाकर याद रखना, भूल मत जाना, अल्फा थैलेसीमिया के लिए कौन से गुणसूत्र पर? 16वें पर, और बीटा थैलेसीमिया के लिए कौन से गुणसूत्र पर? 11वें गुणसूत्र पर जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहां पर ये 2-3 वर्ड होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। सन्निकट मतलब समीप, जीन्स क्या है? पास है, ठीक है, जीन्स क्या है? एक दूसरे के पास है। अब एक और कंफ्यूजन होता है, सर यहां पर जो वर्ड लिखे गए हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं सर, यहां पर जो चीज लिखी गई है वो समझ में नहीं आ रही है सर। मैंने कहा बहुत सीधे शब्दों में बताता हूं, देखो मान लो ये हमारा 16वें गुणसूत्र है। इन 16वें गुणसूत्र पर जरा देखना मेरे भाई, 2 जीन दिखा रहा हूं आपको, HbA1 और HbA2, HbA1 और HbA2। पहले तो सोचो, ये भी HbA1 HbA2, ठीक है। मुझे बताइएगा यहां पर इन दोनों कंडीशंस को देखिए और फटाफट मुझे बताइए, पहले बताइए क्या ये दोनों पास है? हाँ सर। सन्निकट का मतलब, सन्निकट लग्न का मतलब सहल लग्नता, समीप है और लग्नता है। कौन है सर? ये 2 जीन हैं। अब ये दोनों जीन्स मिलकर अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर रहे हैं। किसका? वो जो अल्फा श्रृंखला थी ना उसका निर्माण करने के लिए दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल है। यानी दोनों जीन के कितने रूप हो गए? मतलब एक जीन के 2 रूप हैं, तो टोटल कितने रूप हो गए सर? यहां पर सर 4 युग्म विकल्पी हो गए हैं, 4 एलील हो गए हैं, 2 जोड़ी जीन, 2 जोड़ी हो गए, 4 टोटल क्या हो गए? एलील हो गए हैं, जो मिलकर क्या कर रहे थे सर? अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर रहे थे। अब इनमें से किसी के ऊपर उत्परिवर्तन हो जाए या इनका विलोपन हो जाए, विलोपन का मतलब ये हट जाए, ये जीन में गड़बड़ी आ जाए, है ना, ये जीन ही यहां से हट जाए, तो क्या अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा थैलेसीमिया। अब यहां पर बीटा थैलेसीमिया जो है उसमें कंडीशन सेम टू सेम है, बस फर्क इतना सा है कि बीटा थैलेसीमिया के ऊपर जो जीन जो थे वो 11वें गुणसूत्र पर थे और यहां पर केवल एकल जीन द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, 2 जोड़ी नहीं है, एक ही जोड़ी जीन है। यानी
एक जोड़ी युग्म विकल्पी हैं, बस ये था डिफरेंस इनमें। अब यहां पर हम इसको A1 A2 तो बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि A1 A2 कब बोलेंगे? जब यहां पर अलग अलग हैं, यहां पर है ही एक ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? HBA, बस क्या बोलेंगे? HBA, खत्म। ये था जो पॉइंट्स यहां पर थे इसके बारे में। बाकी ये इंपॉर्टेंट है और यहां से नीट में प्रश्न पूछा गया कि कौन सा गुणात्मक रोग है, किसमें गुण खराब हो रहा है और किसमें मात्रा में गड़बड़ी आ रही है। तो थैलेसीमिया विकार जो है वो दात्र कोशिका रक्त तथा सिकल सेल एनीमिया रोग से इस रूप से भिन्न है कि पहले वाले रोग एक परिमाण समस्या है जिसमें ग्लोबिन अणु बहुत ही कम मात्रा में संश्लेषित होता है, जबकि दूसरा वाला जो होता है उसमें ग्लोबिन संश्लेषण की गुणवत्ता में खराब आ जाती है, उसमें विकृति आ जाती है। परिमाण का मतलब होता है कि भैया उसका मात्रा, और गुणात्मक मतलब उसकी क्वालिटी। तो एक में क्वांटिटी में गड़बड़ी हो रही है और एक में क्वालिटी में गड़बड़ी हो रही है। किस में क्वालिटी में गड़बड़ी हो रही है? हाँ, उसमें HBB कर दीजिएगा। किस में क्वालिटी में गड़बड़ी हो रही है? सर यहां पर क्वालिटी में गड़बड़ी किस में हो रही थी? सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी में गड़बड़ी हो रही थी और थैलेसीमिया में क्वांटिटी में गड़बड़ी हो रही है। खत्म। ये थे हमारे सिंपल से 5 आपके मेंडेलियन विकार। इसके बाद आते हैं गुणसूत्रीय विकार। किसकी बात करते हैं? गुणसूत्रीय विकारों की हम बात करते हैं। गुणसूत्रीय विकार का मीनिंग क्या होता है? या तो गुणसूत्र की संरचना में गड़बड़ी आ जाए या गुणसूत्र की संख्या में गड़बड़ी आ जाए। क्या बोला? या तो हम गुणसूत्र की संरचना में गड़बड़ी आ जाए या गुणसूत्र की मात्रा में गड़बड़ी आ जाए। ठीक है, अब हमारे कोर्स में गुणसूत्र की संरचना में जो गड़बड़ी आती है उसके बारे में तो नहीं बताया हुआ है। हाँ, मात्रा में अगर गड़बड़ी आ जाती है कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है या पूरे सेट की संख्या बढ़ जाती है, तो कौन से रोग हमारी एनसीईआरटी में बता रखे हैं जहां पर गुणसूत्र की संख्यात्मक संख्या में गड़बड़ी आ रही है, वो चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है जी। अब यहां पर गुणसूत्रीय विकार, एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, या तो एक क्रोमोसोम अधिक हो गया या ज्यादा हो गया, अधिकता या असामान्यता विन्यास क्रोमोसोमीय विकार के कारण होते हैं। सर ये चीज समझ में नहीं आई है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मेरे दोस्त, मेरे को एक सिंपल सी बात बताना। मुझे बताइएगा, आपको सेल डिवीजन अगर चैप्टर याद हो, आपको सेल डिवीजन चैप्टर अगर याद हो, मैं यहां पर 4 जोड़ी जीन दिखा रहा हूं मात्र, 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है जी, मैं आपको जस्ट यहां पर ये 4 जोड़ी जीन दिखा रहा हूं। यहां पर क्या बैठा था सर? यहां पर थे हमारा तारक केंद्र था जिसने तरकु तंतु निकाला था। हाँ जी, तरकु तंतु निकाले थे। कोई तकलीफ नहीं। मैंने आपसे कहा कि मान लो ये जो पहला वाला था इससे जुड़ नहीं पाया और दूसरे वाले से जुड़ नहीं पाया। कौन? तारक केंद्र से निकले हुए तरकु तंतु। अब आप मुझे बताइएगा, यहां से जो कोशिका बनेगी और यहां से जो कोशिका बनेगी, इस कोशिका के अंदर कौन सा गुणसूत्र गया? सर यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गया। यहां पर केवल तीसरा और चौथा गया। क्या यहां पर ये रोल नंबर 9 को यहां से क्लास से बाहर निकाल दीजिएगा। क्या आपको यहां पर जरा सोचिए, इस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कम होते हुए दिखाई दे रही है? हाँ। क्यों? क्योंकि विन्यास प्रॉपर्ली नहीं हुआ, सेपरेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। जब सेपरेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो ये जो पुत्री कोशिका बनेगी इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कम नहीं हो जाएगी? लॉजिकली जरा सोचिए, गड़बड़ी आ जाएगी। हाँ सर, क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। डन। यही चीज यहां पर लिखी हुई थी कि या तो अधिकता हो जाएगी या असामान्यता जो होगी वो क्रोमोसोम के विन्यास के कारण, सेपरेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, उस वजह से संख्यात्मक क्या हो सकती है? गड़बड़ी आ सकती है। अब बात कर रहे हैं सर, ये गुणसूत्रीय विकार जो है ये 2 कंडीशन पैदा करते हैं। एक होती है असुगुणिता जिसको हम इंग्लिश में एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, और एक होती है बहुगुणिता जिसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को। यहां पर कई सारी चीजें बता रखी है असुगुणिता और बहुगुणिता के बारे में, यहां पर कई सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं दोस्त, ये मेरे पास एक
द्विगुणित कोशिका है। कैसे बोला मैंने द्विगुणित कोशिका है? इसके अंदर क्रोमोसोम 1 1 2 2 3 3 4 4। सिंपल। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? जरा कोई भी बच्चा मुझे बताएगा फटाफट। सर फर्स्ट और सेकंड कहां गया? नष्ट हो गया बेटा, वो नष्ट हो जाएगा जब वो पहुंचेगा नहीं पुत्री कोशिका कहां पर? आपके ध्रुवों पर, तो नष्ट हो जाएगा वहीं पर। हाँ जी, कितनी दिखाई दे रही है? 46 दिखाई दे रही है ना सागर? है ना? 46 गुणसूत्र है हमारे अंदर, है ना अंकिता सिंह? बेटा एक बात मुझे बताओ, आपको क्या मैं एलियन दिखाई देता हूं? मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं आपको एलियन दिखाई देता हूं? मैं ब्रह्मांड में कहीं और से आया हूं, मेरी भाषा जो है कोई और है, मैं जो लैंग्वेज यूज में लेता हूं किसी और ग्रह की लैंग्वेज यूज में लेता हूं। बेटा बताओ मुझे, बताओ मुझे। मैंने तुमसे कहा कि ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? आप में से मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं 4। तुम इतने मूर्ख हो ना, इतने भोंदू हो तुम लोग, जो यहां पर 4 4 4 आंसर दे रहे हो। मतलब अब तक जो पढ़ाया तुम्हारा सब गुड़ गोबर है, सब नील बटे सन्नाटा। इतना पढ़ाने के अंकिता सिंह कह रही है 23 है। 23 लपड़ लगाओ अपने। मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने ये कोशिका, उस कोशिका के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे अंदर 46, मेरे अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो 46 का मतलब क्या है? 46 गुणसूत्र है ना भाई, नहीं है क्या? 1 2 3 4 ऐसे करते 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 23 जो मम्मी से है, ऐसे 1 2 3 4 करते 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 23 जो पापा से है। टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। तो 23 जोड़ी क्या हो गए? समजात गुणसूत्र हो गए भैया। ये 1 1 समजात 2 2 समजात 3 3 समजात 4 4 समजात द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 8 हो गई कि नहीं हो गई? अरे मोरी मैया, कहां जाए हम यार, क्या भौंदुओं की फौज खड़ी कर दी है यार। इसीलिए मैंने पूछा, क्या मैं आपको लगता हूं कि मैं एलियन हूं, कि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है? सिंपल सा सवाल पूछा मैंने, कहा बताओ बेटा इसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 4 4 तुमने कम बताया। 4 दोनों गाल पर 4 4 लगाओ तुम। चलो जी, यहां पर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 8 है। तो अगुणित कितनी हो गई है? 4 हो गई है। ठीक है जी, चलिए अब क्या पढ़ाना था मैं खुद ही भूल गया। हाँ जी, यहां पर एक सेट जो है गुणसूत्रों का, वो कितने क्रोमोसोम से बना हुआ है? बताओ मुझे, एक सेट कितने गुणसूत्र से बना हुआ है? एक सेट, एक समूह, एक ग्रुप कितने क्रोमोसोम से बना हुआ है? अंकिता शर्मा कह रही है 2 2 से बना हुआ। छाया सोलंकी कह रही है 2 से बना हुआ है। गुड़िया एक काम करो, तुम ठंडे पानी से ना मुंह धोकर आओ, जाओ जाओ, तुम ठंडे पानी से मुंह धोकर आओ बेटा। ठीक है खुशी, तुम ठंडे पानी से। राजू ऑफिशियल, कहां का ऑफिशियल है भाई? कौन सी सरकारी नौकरी में काम कर ले हो तुम? ऑफिशियल है? मुर्गो, ओ मुर्गो, क्या आंसर दे रहे हो तुम? होशो आवास में हो? हैं? तुमको समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं? एक सेट, एक समूह, मतलब सेल चैप्टर खत्म, सेल डिवीजन खत्म। एक सेट, ये पूरा एक सेट है क्रोमोसोम का। क्या ये पूरा एक समूह है? ये पूरा एक समूह है।
मैंने तेरे से पूछा एक समूह जो है वो कितने क्रोमोसोम का बना हुआ है इस कोशिका में? सर 4। बताओ तुम ये आंसर नहीं दे पा रहे हो, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं तुमसे? कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं मैं तुम लोगों से? कुछ सिलेक्टेड बच्चों के अलावा मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गलत दिया है। है भाई राजू ऑफिशियल, बताओ मुझे। सॉरी सर, मैंने सोचा उस बाली सेल में पूछा है। किस बाली बेटा? इस सामने पूछ रहा हूं, ये सेल है। इस सेल में मैंने टोटल 8 गुणसूत्र बनाए, 1 1 2 2 3 3 4 4। बस मैंने पूछा द्विगुणित 8, अगुणित 4, एक सेट कितने क्रोमोसोम से बना हुआ है? 4। बताओ, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो तो और कैसे समझाऊं? सर एक्सपेक्टेड क्या होता है? एक्सपेक्टेड क्या? कुछ नहीं ओम प्रकाश जी, कुछ नहीं। यहां पर फोकस करो। मैं कह रहा हूं मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? कह रहा है एक्सपेक्ट क्या होता है? आशा। आशा, मैं क्या आशा करूं ओम प्रकाश तुमसे? आशाएं आशाएं आशाएं। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी तुम लोगों ने, कसम से। बहुत बढ़िया। पूरा ध्यान जो था मेरा सारा, तबीयत ठीक कर दी तुम लोगों ने। क्या गजब के बच्चे हो यार। उम्मीद, आशाएं। हाँ भाई ओम प्रकाश जी, जल्दी से मुझे बताओ, ये कोशिका तुमको दिख रही है जिसके अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 8 है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 4 है। मैं यहां पर तुमको 2 कंडीशन दिखा रहा हूं, जल्दी से हमको बताओगे। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, तुमसे पूछ रहे हैं। सभी से पूछ रहे हैं। दो कंडीशन है। बताइए, फर्स्ट कंडीशन में क्या पूरे सेट में चेंज आ रहा है या एक सेट के अंदर क्रोमोसोम की संख्या में चेंज आ रहा है? सेकंड कंडीशन, पूरे के पूरे सेट में चेंज आ रहा है या एक सेट के अंदर क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है? आराम से देखना। क्या आपको इस फर्स्ट कंडीशन में ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये वाला सेट तो ठीक है, ये वाला जो समूह जो था, ये वाला ग्रुप जो था, उस ग्रुप के अंदर क्रोमोसोम में चेंज आया है संख्या में, या तो कम हो गई है या हो सकता है बढ़ भी जाए। ये 1 था, एक और 1 हो जाए, है ना? लेकिन इस वाली कंडीशन में, सर इस वाली कंडीशन में तो पूरा का पूरा सेट जो है वो डबल हो गया। अब मान लो ये वाला सेट डबल हो गया, ये वाला सेट डबल हो गया। तो जरा सोचिए, इस कंडीशन को मैं बोलूंगा बहुगुणिता, जहां पूरा का पूरा समूह जो है, पूरा का पूरा सेट जो है, समुच्चय जो है, ग्रुप जो है क्रोमोसोम्स का, वो डुप्लीकेट कर जाए। और इस वाली कंडीशन में एक समुच्चय में, एक ग्रुप के अंदर क्रोमोसोम की संख्या में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इसको बोलते हैं असुगुणिता, इसको बोलते हैं बहुगुणिता। क्या इतना सा कंसेप्ट समझ में आया है? एक सेट में क्रोमोसोम के नंबर में चेंज, एक सेट में, एक पूरे के पूरे सेट में गड़बड़ी हो रही है, और यहां पर एक सेट के अंदर क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी हो रही है। डन? बहुत बढ़िया, क्लियर है? तो ये दोनों मीनिंग समझ में आ गए हैं। व्हाट इज असुगुणिता, व्हाट इज बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। ठीक है जी। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की या तो अधिकता हो जाए या हानि हो जाए। क्या बोल रहा है कि भैया अगर विसंयोजन नहीं होएगा, प्रॉपरली क्रोमेटिड्स अलग नहीं होंगे, तो हो सकता है यहां पर या तो अधिकता हो जाए या हानि हो जाए। किसकी? आपके क्रोमोसोम्स की। इससे असुगुणिता कहते हैं। जैसे 21वें गुणसूत्र की एक और कॉपी अगर बन जाए,
जैसे मेरे अंदर 21वां गुण, मेरी सेल के अंदर 21वां क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं, मैंने पहले भी बताया 2 है, एक पापा से आया एक मम्मी से आया, है ना, है ना। अब मान लो जो पापा से आया है या जो मम्मी से आया उनमें से किसी एक की कॉपी बन गई एक्स्ट्रा, तो अब कितने हो जाएंगे एक व्यक्ति के अंदर 21 क्रोमोसोम? 3 हो जाएंगे। एक कॉपी अगर बन जाए, 2 तो नॉर्मली मिलते हैं, मान लो पापा वाले की कॉपी बन गई तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे भैया? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा ये अब आगे आएगा, क्या बोलते हैं इस रोग को हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया। असुगुणिता क्या था? नेक्स्ट बहुगुणिता क्या है? सर पूरा समुच्चय, यहां पर क्या लिखा हुआ है वर्ड? पूरा समुच्चय जो था, पूरा ग्रुप जो था उसमें चेंज आ जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, बहुगुणिता बोलते हैं। अब आप में से कौन मुझे बताएगा, आप में से किसी बच्चे को कॉल्चिसिन याद आ रहा है? किसी बच्चे को कॉल्चिसिन याद आ रहा है? कॉल्चिसिन आया किसी को याद? बताओ रे, जल्दी बताओ, याद आ रहा है किसी को कॉल्चिसिन? क्या था कॉल्चिसिन? क्या था कॉल्चिसिन? वेल्डन ममता, बाकी सभी बच्चों को वेल्डन। सर मेटाफेज में रोक दिया था। अब जरा सोचिए, अगर मेटाफेज में अगर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होएगा तो एक सेल के अंदर, दिमाग लगाओ, सोचो, एक सेल के अंदर गुणसूत्रों के सेट डबल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 2n से 4n कंडीशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सोचिए, दिमाग लगाइए, तनिक सोचिए। बहुगुणिता लेकर आए थे हम, तो पादपों में बहुगुणिता देखी जाती है। यस, पादपों में, ज्यादातर पादपों में क्या मिलती है? बहुगुणिता मिलती है। ठीक है जी, चलिए जनाब, अब यहां पर कुछ रोगों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रोग जो है वो है डाउन सिंड्रोम। सर डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसको हम मंगोलियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। मंगोलियन सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बच्चे जो होते हैं दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे मंगोल के लोग जो होते हैं, ज्यादातर उनके जैसा अपीयरेंस इनका होता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम मंगोलियन डिसऑर्डर भी बोल दिया जाता है। ठीक है जी। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21 क्रोमोसोम जो होती है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, त्रिसूत्रता हो जाती है। ट्राइसोमी, त्रिसूत्रता याद रखना। त्रिसूत्रता को हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलती हैं। अब ट्राइसोमी का मतलब क्या होएगा कि भैया नॉर्मली मेरे अंदर 21 गुणसूत्र 2 हैं, अब अगर एक और बढ़ जाए तो 21वां गुणसूत्र कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? क्या मैं इसको 2n+1 कंडीशन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? दिमाग लगाइए, सोचिए। 2n कितने थे सर? मेरे अंदर 46 गुणसूत्र थे, आपने एक बढ़ा दिया, कौन सा? 21वां बढ़ा दिया, तो इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा सर? ट्राइसोमी बोलूंगा। ये कंडीशन क्या कहलाएगी सर? ट्राइसोमी कहलाएगी, त्रिसूत्रता कहलाएगी। अब मैं आपसे कहता हूं, मान लो मेरे अंदर, मान लो 16वें गुणसूत्र कितने मिल रहे थे? 2 मिल रहे थे। हाँ सर, मान लो एक 16वां गुणसूत्र अगर खत्म हो जाए तो इस कंडीशन को क्या मैं 2n-1 बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? दिमाग लगा, सोचो। इस कंडीशन को मैं 2n-1 बोलूंगा। 16वें गुणसूत्र 2 मिल रहे हैं, जिसमें से एक अगर खत्म हो जाए तो इस कंडीशन को 2n-1 बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? भाई 2n कितना था? 46। 46 में से एक गड़बड़ी हो, एक खत्म हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे सर? 45 हो जाएंगे। इस कंडीशन को क्या बोलूंगा सर? इस कंडीशन को मैं मोनोसोमी बोलूंगा। तो जरा सोचिए, 2 में से एक रह गया तो मोनोसोमी, 2 की जगह 3 हो गए तो ट्राइसोमी। तो 2n+1 ट्राइसोमी, 2n-1 मोनोसोमी। यही याद रखना। इसके अलावा और भी होते हैं, डबल ट्राइसोमी होता है, डबल मोनोसोमी होता है, नलिसोमी होता है, कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनका अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितनी है मैंने उतना आपको बता दिया है। चलिए, इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में देखा था, इसलिए इस विकार का नाम क्या पड़ गया था सर? डाउन सिंड्रोम पड़ा था। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया वो था लैंगडन डाउन। सर नलिसोमी क्या है? फिर वही बात। नलिसोमी ये होता है कि अगर ये दोनों के दोनों खत्म हो जाए
तो वो समजात गुणसूत्र नल हो जाएगा। नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है जीरो, यानी वो समजात गुणसूत्र दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? 16वें गुणसूत्र की नल्ली सोमी। अब नल्ली सोमी ये मत सोचना नल्ली निहारी, मेरे को पता है ना, है ना। तो नली सोमी मीन्स वो जो समजात गुणसूत्र है वो टोटली खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखना जीरो को हम नल या निल भी बोलते हैं। तो यहां पर नली सोमी मीन्स दोनों समजात गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। सारे नहीं, वो पर्टिकुलरली वो वाला गुणसूत्र। ठीक है दोस्त, बड़े आगे चलिए जी। तो इस रोग को सर्वप्रथम किसने देखा था? लैंगडन डाउन ने देखा था। अब बेटा इस रोग से लक्षण पूछे जाते हैं, याद रखना है। ऐसे रोग में जो बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट कैसी होती है? छोटी होती है। सिर उनका कैसा होता है? गोल होता है। जीभ उनकी जो होती है उसमें दरारें होती हैं। ये अगर जीभ होती है तो ये हमारी नॉर्मल जीभ है, और इस तरीके से क्या होती है? जीभ में कट्स होते हैं, कट लगा होता है। तो जीभ में खांच होती है। क्या होती है? खींच नहीं है, जीभ में क्या होती है? खांच होती है, दरार होती है। ठीक है, खांच मतलब दरार होती है। ठीक है जी। और मुंह जो होता है वो पार्श्व रूप से खुला रहता है। जैसे इस बच्चे का अगर आप देखेंगे इस तरीके से मुंह जो है ज्यादातर खुला रहता है, बंद नहीं होता है। मुंह आंशिक रूप से हमेशा कैसा रहता है? खुला रहता है, आंशिक रूप से खुला रहता है। ठीक है जी। इनकी हथेलियां जो होती हैं, इनकी हथेलियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? थोड़ी सी बड़ी होती है। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये रेखाएं अगर आपको दिखाई दे रही है ना, कि भैया जी हमारी रेखा देखिए ना, हमारे जीवन में कितनी शादी होएंगी। ये जो तुम देखते हो रेखाएं, वही वाली। इनके अंदर रेखाएं जो होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती है। पाम क्रीज जो होती है चौड़ी हथेली में अभी लाक्षणिक पाम क्रीज होती है, यानी ये रेखाएं जो होती हैं ये प्रॉपर नहीं होती है। रश्मि इस चैप्टर में नहीं है, आगे वाले चैप्टर में है। ठीक है जी। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इनका विकास नहीं हो पाता है। ये तो चीज समझ में आती है कि इनका शरीर प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाता, फिजिकली डेवलप्ड नहीं हो पाता है। मेंटली ये क्या होते हैं? रिटार्डेड होते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। साथ ही साथ एक वर्ड होता है जो कंफ्यूज कर देता है, मन प्रेरक या प्रेषक वर्ड दिख जाएगा आपको एनसीईआरटी में। साइकोमोटर रूप से भी ये विकसित नहीं हो पाता। अब साइकोमोटर का मतलब क्या है? साइकोमोटर मींस कि अगर मैंने नरेश बसीर मैंने तेरी तरफ बॉल फेंकी, तू पकड़ेगा या नहीं पकड़ पाएगा? अभी की बात, छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली अगर बात करूं, मैंने एक बॉल फेंकी है, कुछ फेंका, तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। हाँ, इनको समझ में नहीं आता कि पकड़ना है या नहीं पकड़ना है उस चीज को। तो ये एक्टिविटीज जो होती है क्या कहलाती है? साइकोमोटर एक्टिविटीज कहलाती है। मोटर फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं सेंसरी और एक होते हैं मोटर फंक्शन। एक होता है सेंसेस लेना और उसके बदले में रिएक्ट करना, वो क्या कहलाते हैं? मोटर फंक्शन कहलाते हैं। तो मन प्रेरक मतलब कि साइकोमोटर एक्टिविटीज का मतलब कि अगर इनके पास कोई संवेदना आती है तो ये उसके प्रति अनुक्रिया नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ब्रेन डेवलप्ड नहीं हो पाता है। ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, इनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें किनके इनके लक्षण दिखाई देते हैं किसमें? डाउन सिंड्रोम में। ठीक है जी। तो ये चीज याद रखना, क्या व्यक्ति की हाइट छोटी होएगी, गोल सिर होएगा, जीभ में खांच होएगी, दरार होएगी, मुंह हमेशा खुला रहेगा, हथेलियां जो होंगी वो चौड़ी होंगी। ये हथेलियां कैसी होंगी? बड़ी होंगी। बड़ा, जैसे अभी ये जो है जितना ये बड़ा है इससे भी बड़ा होएगा इनका पाम। ये हथेली जो है कैसी होगी? बड़ी होएगी और उस पर ये धारियां नहीं होंगी। ठीक है जी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साइकोमोटर रूप से ये कैसे होते हैं? इनका डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, यानी कुल मिलाकर इनका मस्तिष्क अविकसित होता है, विकास इनका नहीं हो पाता है। ठीक है जी। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है? 44 + XXY कंडीशन होती है। अब आप खुद ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि यहां पर गुरु ये X गुणसूत्र जो है
इसकी अधिकता हो जाती है। अब आप मुझे बताएंगे ये रोग मम्मी से होएगा कि पापा से होएगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ में मुझे बताइएगा, ये रोग मम्मी से होएगा या पापा से होएगा आपके अकॉर्डिंगली? एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो गई है, ये रोग मम्मी से होएगा कि पापा से होएगा? सर मम्मी से। क्यों? क्योंकि सर एक्स गुणसूत्र बढ़ रहा है। अच्छा बंधुओं, मान लो मम्मी जो है उसके अंदर 46 गुणसूत्र है ना? मम्मी क्या बनाएगी? अंडाणु बनाएगी। हाँ सर। तो 44 प्लस XX कंडीशन है। हाँ सर। सर अंडाणु में क्या जाएंगे सर? 22 प्लस X जाएगा। मैंने कहा मान लो सर एक और X अगर चला गया तो ये कंडीशन हो जाएगी, और पापा से जो शुक्राणु आ रहा है उसमें 22 प्लस Y है, और पापा के अंदर क्या थे? 46 थे, जिसमें 44 प्लस XY था। तो एक Y आया यहां से, और यहां से जो X आना था उसके साथ में एक और X आ गया, तो ये कंडीशन होकर ये हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी मम्मी से हुआ आपके हिसाब से, है ना? पापा से नहीं हो सकता। मान ले मम्मी से नॉर्मल अंडाणु निकला 22 प्लस X है, मम्मी से जो अंडाणु निकला, अंडाणु जो उत्पन्न हुआ मम्मी से, वो नॉर्मल था। इस वाली कंडीशन में एबनॉर्मल था। यहां पर एबनॉर्मल कौन है सर? यहां पर एबनॉर्मल अंडाणु है, नॉर्मल क्या है सर? शुक्राणु है। नॉर्मल क्या है सर? शुक्राणु है। नॉर्मल अंडाणु है। सर यहां पर नॉर्मल अंडाणु है। अब मुझे बताया यहां पर जब पापा की ये वाली कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर रही होगी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पापा की ये कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन कर रही होगी तो हो सकता है पापा से जो शुक्राणु आ रहा है उसमें ये X और Y गुणसूत्र सेपरेट ही ना हो पाए, दोनों साथ साथ आ गए तो? सर साथ साथ कैसे आ जाएंगे? मैंने तेरे को अभी अभी एक कंडीशन दिखाई थी, अगर तेरे को याद आ रही हो। ये रुक जा एक सेकंड, ये वाली मैंने कहा यहां पर मान ले ये X और Y है, ठीक है जी, ओके सर। मान ले यहां से गुणसूत्र X पर भी तरकु तंतु गए और इस पर भी चले गए गलती से। अब मुझे बता, इस कंडीशन में यहां पर जो क्रोमोसोम आएगा वो X के साथ में Y भी तो आ सकता है। हाँ सर, हिसाब से Y यहां जाना चाहिए था, इस Y को इस वाले को खींचना चाहिए था, नहीं खींच पाया, नहीं जुड़ पाए यहां के तरकु तंतु, इस वाले के तरकु तंतु इससे आकर जुड़ गए, तो X के साथ Y चला गया। हाँ सर चला गया, और इस शुक्राणु के अंदर X और Y दोनों आ गए। हाँ सर आ गए। तो अब मुझे बता, इस कंडीशन में तो शुक्राणु में गड़बड़ नहीं आ गई? हाँ सर, 22 प्लस XY दोनों आ गए। अब मुझे बताइए यहां पर कौन है सर? एबनॉर्मल कौन है सर? शुक्राणु है। तो ये कहना कि मम्मी से होएगा पापा से होएगा ये गलत है, दोनों से हो सकता है, दोनों में हो सकता है ये। लेकिन हां ये कहना कि सर यहां पर एक X गुणसूत्र अगर बढ़ जाएगा तो उसके कारण जरा सुनना, उसके कारण ये लड़का होगा कि लड़की होगी? सर ये है तो लड़का। क्यों सर लड़का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर Y गुणसूत्र मिल रहा है, और Y गुणसूत्र जो होता है वो पुरुष प्रधानता दर्शाएगा, यानी पुरुष के लक्षण उत्पन्न करेगा। लेकिन है तो ये लड़का, लेकिन इसके अंदर मादा के लक्षण आएंगे। कौन से लक्षण आएंगे? स्तन ग्रंथियों का क्या हो जाएगा गुरु? विकास हो जाएगा इसमें। और स्तन ग्रंथियों का अगर विकास हो जाता है इसमें, तो इस परिस्थिति को बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया। क्या बोला जाता है? गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। इस परिस्थिति को क्या बोला जाता है? गायनेकोमेस्टिया। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है साद मलिक, लेकिन वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं कहलाता बेटा फिर वो। हाँ जी, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या गायनेकोमेस्टिया होता है, यानी वो व्यक्ति होता तो नर है लेकिन उसके अंदर मादा के लक्षण आ जाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इस आनुवांशिक विकार का कारण X गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है। प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी,
यानी एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त बन जाता है म्यूटेशन से, है ना। जिसके कारण केंद्रक में टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। कंडीशन याद रखना, डबल XY भूल मत जाना। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से, या तो ऐसे व्यक्ति जो होते तो कैसे हैं? पुप्रधान होते हैं। पुप्रधान मीन्स, प्रधान का मतलब डोमिनेंटली होते तो मेल है, किंतु उनमें मादा के लक्षण आ जाते हैं, गायनेकोमेस्टीज आ जाती है, अर्थात उनके अंदर वक्ष का वर्धन हो जाता है। वक्ष यानी स्तन ग्रंथियां जो है वो वर्धित हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती हैं। सर इनमें मादा जनन अंग भी आ जाते हैं क्या? मैंने ऐसा बोला मनीष? नहीं बेटा, मादा जनन अंग नहीं आ जाएंगे इनके अंदर, ठीक है। वो दूसरी कंडीशन है ना, क्योंकि आपको पढ़ाई के अलावा ये सारी चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट आता है। सर वो किन्नर क्या होते हैं पूछते ना, किन्नर क्या होते हैं, है ना। सर बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, इंटरसेक्स क्या होता है, सर शी मेल क्या होती है, सुपर मेल क्या होता है, सुपर फीमेल क्या होता है, किन्नर यही होते हैं क्या, है ना। यही मन में एक प्रश्न आते होंगे। तो ये किन्नर नहीं है, पहली बात तो। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज नॉट किन्नर, किन्नर इज डिफरेंट, किन्नर अलग चीज है, ठीक है। कल बता दूंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। बता दूंगा सारी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। चलें आगे। तो गायनेकोमेस्टिया ये समझ में आ गया, जिसमें पुरुष के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूं, कौन है वो? पुरुष है। पुप्रधान का मतलब वो मेल है। क्या है वो? मेल है। लेकिन उस मेल के अंदर फीमेल का करेक्टर आ रहा है। फीमेल का करेक्टर कौन सा आ रहा है? क्या अंडाशय पैदा हो गए? क्या गर्भाशय बन गया उसके अंदर? नहीं, सिर्फ स्तन ग्रंथियां जो हैं वो विकसित हो रही हैं, बस। आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में सिर्फ यही चीज दिखा रखी है। ये टोटली मेल है, बस इसके अंदर स्तन ग्रंथियां जो है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे क्या होंगे? ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? बांझ होते हैं। बांझ का मतलब क्या होता है? स्टेराइल। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? बांझ होते हैं। बांझ का मतलब होता है स्टेराइल यानी इनके अंदर क्या होती है? बंध्यता होती है, यानी इनके अंदर शुक्र जनन नहीं हो पाता है। इनके अंदर क्या होती है? बंध्यता होती है। शुक्र जनन जो है इनके अंदर नहीं हो पाता है। हाँ, जिनके बच्चे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सर क्या हुआ बेटा? एक बच्चे का मेरे को कमेंट दिखाई दिया और मेरी हंसी छूट गई। नाम है बालक का तिवाड़ी जी। तिवाड़ी जी जब भी आते हैं क्लास में कोहराम मचाते हैं। तिवाड़ी जी ने कमेंट किया कि सर ऐसे जो है दूध भी निकालेंगे क्या? भैंसिया समझ रखा है क्या वे? क्या समझ रखा है तुमने? मूर्ख है। सर ऐसे मेल फादर बन सकते हैं, ART से बन सकते हैं, मतलब नेचुरल फादर तो नहीं होंगे। हाँ, जिसके साथ उनकी शादी हो रही है फीमेल के साथ में, ऑब्वियसली बात है बच्चा तो वो पैदा नहीं कर पाएंगे, बांझ है। लेकिन हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी और दाता का शुक्राणु लेकर उनकी जो वाइफ जो होगी वो किसको पैदा कर सकती है? बच्चे को पैदा कर सकती है, ठीक है जी। डन। चलो जी, ये था हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लास्ट इज टर्नर सिंड्रोम बेटा। टर्नर सिंड्रोम में कंडीशन होती है 44 + X0। अब X0 क्या है सर? यहां पर कौन सा क्रोमोसोम 0 हो रहा है? तो ये रोग जो होता है ये मादा में होता है। किस में होता है? मादा में होता है, जिसमें 1
एक्स गुणसूत्र जो है उसकी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। एक एक्स गुणसूत्र की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। एक सेकंड रुकना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। एक एक्स गुणसूत्र की क्या आ जाएगी गुरु, कमी आ जाएगी। अब आप मुझे बताइएगा, ये जो फीमेल जो है ये कौन है सर, फीमेल थी। सोचो, एक फीमेल थी 44 प्लस एक्स एक्स, जिसके अंदर एक एक्स गुणसूत्र जो है वो उड़ गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया पैदा होने से पहले ही। बनने क्या वाली थी, वो फीमेल बनने वाली थी, लेकिन एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो गई है। अब आप मुझे बताइएगा, ये इस कंडीशन में ये जो फीमेल जो होएगी, क्या इसके अंदर मेल के कैरेक्टर होंगे सर? फिर तो वो उसका अपना बच्चा नहीं कहलाएगा। कौन से जमाने में जी रहा है बेटा, है अभय कुमार? कौन सी मूवियां देखता है आजकल, बता मेरे को, कौन से जमाने में जी रहा है अभय कुमार? वो उसका बच्चा नहीं कहलाएगा, पड़ोसी का कहलाएगा बेटा, है? बता मेरे को, किसका बच्चा कहलाएगा? सर इसमें फीमेल में मेल के गुण आ जाते हैं। बस मैं यही देखने वाला था कि कौन है मेरी क्लास में ऐसे मूर्ख बच्चे। मेरे को नाम पता लगते जा रहे हैं और मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे को क्लास में कई बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट्स कर रहे हैं और मेरे को पता लगता जाता है। आजकल मैं यही छांटने की कोशिश करूंगा क्या, मैं खैर कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में आ जाएगा इन भोंदुओं का कुछ नहीं होने वाला है। इनको कितना भी बताओ, कितना भी समझाओ, इनका कुछ नहीं होने वाला। समझने की कोशिश नहीं करते, बुद्धि तो लगाते नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले रोग में हमने देखा कि जो मेल जो था उसमें फीमेल के कैरेक्टर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि पिछले रोग में एक एक्स गुणसूत्र बढ़ गया था, इसलिए आ गए थे। अब यहां पर एक एक्स गुणसूत्र खत्म हो गया तो मेल के कैरेक्टर आ जाएंगे, है ना? वाह, बहुत बढ़िया। कैसे आएंगे मेरे को बताओ जरा, इसके अंदर मेल के कैरेक्टर कैसे आएंगे? यहां पर तू वाई क्रोमोसोम की बात कर रहा है, यहां पर है भाई सैन खान, बताओ खान साहब, बताओ मुझको कैसे? आपने लिखा है तो कुछ सोच समझ कर लिखा होगा कि सर फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर आ जाएंगे। कैसे आएंगे? तो भैया ये फीमेल के अंदर कोई मेल के कैरेक्टर नहीं आएंगे, अपितु इस फीमेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे। क्या? इस फीमेल के अंदर फीमेलनेस वाले जो कैरेक्टर जो थे वो खत्म हो जाएंगे। जैसे सर गर्भाशय का पूर्ण विकास नहीं होएगा, अंडाशय का पूर्ण विकास नहीं होगा, फैलोपियन नलिका का पूर्ण विकास नहीं होएगा। अब तो कॉमन सेंस लगा, स्तन ग्रंथियों का पूर्ण विकास नहीं होएगा। दिमाग लगा, स्तन ग्रंथियों का पूर्ण विकास नहीं हो रहा, गर्भाशय का पूर्ण विकास नहीं हो रहा और फैलोपियन नलिका का पूर्ण विकास नहीं हो रहा, इनफैक्ट अंडाशय का पूर्ण विकास नहीं हो रहा। दिमाग लगा, अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही है तो क्या वो फीमेल जिसके अंदर ये रोग है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, क्या वो बांझ होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, ये क्या होगी? बांझ होगी। खत्म। क्या होगी गुरु? ये बांझ होगी। तो टर्नर सिंड्रोम जो है इस विकार का कारण एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है, अर्थात टोटल 45 क्रोमोसोम होंगे। कैसे? 44 प्लस एक्स जीरो बोलते हैं। जीरो का मतलब क्या है कि एक एक्स गुणसूत्र नहीं है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए सर? 45 हो गए हैं। ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि उसमें अंडाशय जो है वो विकसित नहीं होता, उसके अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है, जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है जी, बस इतनी सी बात थी। कल अपन इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कल अपन इस चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। सर क्या ये एआरटी से मां नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, लेकिन खुद नहीं बन पाएगी बेटा,
खुद नहीं बन पाएगी, कोई और सरोगेट मदर की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? बेटा जरा सोचो, अगर अंडाशय का विकास नहीं हुआ तो आप क्या मेडिसिन से अंडाशय का विकास नहीं करोगे ना? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होएगा? नेक्स्ट चैप्टर जो होएगा इसके बाद अपन पढ़ेंगे वही वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार। भाई साहब ये वाला चैप्टर अपन लोगों ने पिछले साल शायद लंबी लंबी क्लासेस थी और आई थिंक बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ा दिया था, जरूरत नहीं थी। इस साल अपन ने प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़ी है और जितनी भी पढ़ी है प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़ी है। आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा बहुत अगर गए हो तो गए हो, बाकी ज्यादा नहीं गए अपन, लेकिन प्योरली अपन ने एनसीईआरटी कवर करी है। ठीक है, डन। सर टेट्रासोमी में 2 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं? हाँ जी बेटा, टेट्रासोमी में 2n+2 होता है। नहीं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे इनके अंदर। सर ऐसे युग्मक कैसे बन जाते हैं जनक के अंदर? मैंने अभी अभी तेरे को बताया ना कि कहीं ना कहीं क्रोमेटिड्स का या क्रोमोसोम का सेपरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, उसकी वजह से संख्या जो है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, या एस अवस्था में कहीं ना कहीं डीएनए का डुप्लीकेशन ज्यादा हो जाए तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल जा सकते हो अजय। सर आप कल किन्नर कैसे होगा बता दोगे? बता दूंगा। सर टेस्ट में क्या आएगा कल? मैंने आपको बता दिया था बेटा, कल टेस्ट नहीं होगा, मतलब इस संडे को नहीं होगा, नेक्स्ट संडे को टेस्ट होएगा। उसमें आपके 2 चैप्टर आएंगे, एक ये वाला और एक आएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से 20 क्वेश्चन और इस चैप्टर से आपके लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। ठीक है जी, चलो आज के लिए थोड़ा सा और मेरे को रेस्ट दे दो ताकि मैं और थोड़ा सा ठीक हो जाऊं। कल अपन आएंगे और इस चैप्टर के और क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा कल, इसी चैप्टर के और एनसीईआरटी कसरत के और 70-80 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको दे दूंगा। कल आप क्या करेंगे, संडे को क्या करेंगे, खाली रहेंगे ना, टेस्ट तो है नहीं, तो संडे को उन सारी एनसीईआरटी कसरत के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, ओके भास्कर बाबू। मेरे पास नहीं आया साद मलिक, मैंने पूछा था अभी। चलो ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। पढ़ाई करना।